हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं केमिस्ट्री कुमार जयशंकर शर्मा। आप देख रहे हैं बैसवारा क्षेत्र का बेस्ट एजुकेशन चैनल बैसवारा केमिस्ट्री पॉइंट, और मैं बैसवारा केमिस्ट्री पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपने अभी पहला लेक्चर मेरा देखा था विलेन चैप्टर कक्षा 12 के लिए, और अब मैं आज उसी का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं। और आपको मैं चाह रहा हूं कि उसी का सेकंड पार्ट में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक और विलेनों की सांद्रता किसे कहते हैं, और विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इतना मैं पढ़ाने चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, और ट्वेल्थ के पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए मैं आपके हौसले को बनाए रखूँगा। चलिए, अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। विलेयता, बेटा इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। विलेयता क्या चीज़ है? बहुत जरा सा इसको मन में अपने लाओ कि विलेयता मैं समझ लूँ। देखो, ये पदार्थ हमारे पास है, कोई विलायक पदार्थ है। तो विलायक पदार्थ में क्या करना है, इसमें अलग अलग अगर विलेय पदार्थों को घोलोगे, भिन्न भिन्न विलेय पदार्थों को घोलोगे, तो विलेय पदार्थ की भिन्न भिन्न मात्रा घुलेगी। इसमें हो सकता है नमक ज़्यादा घुले, यूरिया कम घुले, कोई इस तरह से डिफरेंट अलग अलग पदार्थों को घोलोगे तो अलग अलग मात्राएं उसमें घुलती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों को पढ़ना है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। देखिएगा जरा सुन, परिभाषा को नोट करिएगा। अब इसमें एक चीज जोड़ दो, किसी पदार्थ किसी विलेय पदार्थ जो घुलनशील हो, किसी विलेय पदार्थ कि वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, जिस समय घुल रहा हो, टेम्परेचर घटे और बढ़े ना, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देता है। ठीक है, जो पदार्थ घुल रहा, मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसी की विलेयता कही जाएगी, यहां विलेन की नहीं। उस पदार्थ की विलेयता कहलाता है। ध्यान, फिर मैं बना रहा हूं फिगर, जरा देखिएगा। इसमें मान लो मैंने 100 ग्राम विलायक ले लिया। क्या लिया है? 100 ग्राम विलायक ले लिया। विलायक आपको मैंने पहले ही बताया था विलेय और विलायक की परिभाषा। विलेयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं खोता है, विलायक कहलाता है। तो ये अपनी भौतिक अवस्था को बनाए है, विलायक है, और इसकी मात्रा जो है मैंने क्या लिया है? 100 ग्राम लिया है। 100 ग्राम मैंने लिया है, 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम में जो कोई भी विलेय पदार्थ हमने इसमें घोलना चाहा है, तो विलेय पदार्थ लिया है, तो उस विलेय पदार्थ का कितना इसमें घुला? 5 ग्राम घुला, 10 ग्राम घुला, 8 ग्राम घुला, 7 ग्राम घुला, जो भी घुला वो उस पदार्थ की उतने ग्राम, मान लो 5 ग्राम घुला तो 5 ग्राम प्रति 100 ग्राम। 100 ग्राम यानी 100 ग्राम में 5 ग्राम घुल रहा है, तो 100 ग्राम में जो 5 ग्राम घुल रहा है वह उस विलेय पदार्थ की विलेयता है। ठीक है, ये हो गई विलेयता। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको जानना है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हटा दें इसको, आप नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक।
तो कुछ फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर है बच्चों ताप, क्या चीज़ है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ताप, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। साधारणतया क्या है, साधारण बात की जाए तो हम कह सकते हैं साधारणतया ताप बढ़ाने से क्या होती, विलेयता बढ़ती है। विलेयता बढ़ती है। लेकिन बच्चों मैं एक बात और बता दूं, अब ये डिपेंड करता है वो किस प्रकार का को रिएक्शन कैसी है। बहुत से ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ताप बढ़ाने से ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक, तो उनमें तो बढ़ेगी। लेकिन बहुत से ऐसी रिएक्शंस होती हैं, बहुत से ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें ताप बढ़ाने से ऊष्मा मतलब वो उत्सर्जित करने लगती, रिएक्शन होते ऊष्मा उत्सर्जित करने लगती हैं। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो अगर ऊष्मा शोषी है तो ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, ताप बढ़ा दे, यानी ऊष्मा को अवशोषित करेगा और विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं हैं तो फिर वहाँ तो उल्टा हो जाएगा, ताप बढ़ाने से होगा क्या कि विलेयता घट जाएगी। ठीक है, तो ये बात आ गई। तो इसमें दो तीन पदार्थ ऐसे हैं जिनके बारे में आप समझ लीजिए कि वो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ाने से जो है, जैसे कैल्शियम सिट्रेट, जैसे कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके केस में देखा गया है कि अगर ऊष्मा दी जा रही, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो इनकी विलेयता बढ़ी नहीं, इनकी विलेयता घट गई। ठीक है, तो ये इसमें उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग विलेय विलायक की प्रकृति, सेकंड बात अगर हम बातचीत करें तो विलेय विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की प्रकृति। मैं आपको बता दूं, यहाँ जहाँ विलेय विलायक की प्रकृति की बात आती है, ये दो प्रकार की प्रकृति होती हैं। क्या क्या, ध्रुवीय, यानी ध्रुवता देखा जाता है कि वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। ठीक है, कि ध्रुवीय भी जो है, ध्रुवीय तथा अध्रुवीय, अध्रुवीय प्रकृति, ये विलेय विलायक दोनों के लिए संभव है। ये विलेय विलायक दोनों के लिए संभव। अगर विलेय और विलायक दोनों सेम प्रकृति के हैं, दोनों ध्रुवीय हैं या फिर दोनों अध्रुवीय हैं, तो विलेयता अधिक होती है। लेकिन एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय है तो विलेयता कम होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ आपको लिखना क्या है, जैसे मान लो आवश्यकता पड़ गई तो आप ये कहोगे, क्या कहोगे, विलेय तथा विलायक दोनों की प्रकृति समान होने पर विलेयता बढ़ती है, परंतु प्रकृति भिन्न होने पर, परंतु प्रकृति भिन्न होने पर विलेयता घटती है। विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है, घट जाती है या घटती है, ये भी कह सकते हो, घटती है। तो ये जो घट रही है ये डिपेंड करता है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय प्रकृति के कारण। यहाँ नीचे चाहे लिख सकते हो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय, ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, क्योंकि कोई भी पदार्थ
कोई नहीं, किसी भी पदार्थ की प्रकृति ध्रुवी व अध्रुवी दो प्रकार की होती है, क्योंकि किसी भी पदार्थ की प्रकृति ध्रुवीय तथा अध्रुवीय दो प्रकार की होती है ना। ध्रुवीय तथा अध्रुवी दो प्रकार की होती है, ये दो तरह की ध्रुवीय अध्रुवी। अब ध्रुवीय और अध्रुवी की अगर हम चर्चा करें कि ध्रुवता क्या है और अध्रुवता, यानी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी क्या चीज़ है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का मतलब किसी एक अणु में दो भिन्न परमाणुओं के बीच में जो पोल यानी धन और ऋण पोल उत्पन्न हो जाता है, वही है पोलैरिटी। अब इसको और हम बेहद तरीके से बता दें, जब दो परमाणुओं के संयोग से किसी अणु का निर्माण होता है, और अगर दोनों परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो दोनों परमाणुओं के बीच में यानी दोनों परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य के अलावा कुछ वैल्यू आ रही है, अगर विद्युत ऋणात्मकता का जो सम है वो जीरो के अलावा वह थोड़ी सी वैल्यू आती है, तो वह ध्रुवीय और अध्रुवीय उनमें ध्रुवता आ जाती है। जैसे HCl, जैसे आपके पास HCl है, दरअसल दोनों परमाणुओं के, इसको पहले नोट कर लीजिए तो मैं आपको नोट करा दूं, बता दूं, थोड़ा सा नोट नहीं कराना, थोड़ा समझाना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिएगा, A और B ये दो परमाणु हैं, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक अणु का या यौगिक का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का जो सम आता है वो जीरो से ऊपर आ जाता है और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो होता क्या है, एक परमाणु पर थोड़ा सा ऋणावेश और दूसरे परमाणु पर थोड़ा सा धनावेश आ जाता है, बस ये दो पोल उत्पन्न हो जाते हैं, इसका मतलब इसमें पोलैरिटी आ गई। इसी प्रकार जैसे H2O में ये H बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ये दो परमाणु हैं, इधर एक हाइड्रोजन और परमाणु है, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता का सम आता है उसके अकॉर्डिंग इस पर जो है ऋणावेश, इस पर धनावेश, इस पर धनावेश, इस पर डबल होगा, जितना यहाँ है उतना डबल होगा, और इस तरह से इनके बीच में पोलैरिटी आ जाती। तो ऐसे से केवल ऐसे लिखो, इस पर ऋण है, इन दोनों पर धन है, तो धन और ये ऋण, तो इनके बीच में एक धन पोल एक ऋण पोल उत्पन्न हो गया। ऐसे ही C2H5O और H में इस पर थोड़ा सा धनावेश, इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तमाम यौगिक हैं जिनमें ऐसा देखा गया है। और ये कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर में आता है। किस बॉन्ड के नेचर में आता है, कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर में आता है। इसे ही हम लोग पोलैरिटी कहते हैं। अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य है तो अध्रुवीय है, अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य से अधिक है तो वो क्या होगा, ध्रुवीय यानी पोलर होगा। ये सब पोलैरिटी की बात हो गई। तीसरी बात इसमें आती है, जो कि विलेयता की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, कणों का साइज। थर्ड नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं कणों का साइज। क्या पढ़ रहे हैं, थर्ड नंबर, कणों का साइज, कणों का आकार। हिंदी में लिखेंगे आकार, अंग्रेजी में पढ़ेंगे साइज ऑफ पार्टिकल। अगर विलेय पदार्थ के कण छोटे हैं, यानी बड़े कणों के अपेक्षा जो छोटे कण होते हैं उनकी विलेयता अधिक होती है। जैसे पानी ले लो, उसमें नमक घोलना हो, मान लो हमने ये बॉक्स लिया, डब्बा लिया, इसमें ये पानी भर लिया और इसमें हमने नमक के बड़े बड़े टुकड़े, ये बड़े बड़े टुकड़े डाल दिया, तो ये बड़े टुकड़े घुलने में समय लगेगा। अगर नमक पिसा हुआ डाल दें, तो अगर पिसा हुआ डाल देंगे, खूब बारीक बारीक ऐसे डाल देंगे तो मिनटों लगेगा, सेकंडों लगेगा विलेयता। तो इसीलिए कहा गया है कि बड़े कणों के अपेक्षा छोटे कणों की विलेयता, यानी छोटे कण आसानी से घुल जाते हैं, अर्थात इनकी विलेयता बड़े कणों के अपेक्षा छोटे कणों की विलेयता अधिक होती है।
ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक सेकंड जरा से। बड़े कणों की अपेक्षा छोटे कण आसानी से घुल जाते हैं, अतः इनकी विलेयता अधिक होती है। ठीक है, यानी बड़े कणों की अपेक्षा छोटे कणों की विलेयता अधिक हो जाती है, आसानी से घुल जाते हैं, अतः इनकी विलेयता अधिक होती है। अब एक और बच गया, सम आयन प्रभाव। नंबर 4 पढ़ लीजिए, सम आयन प्रभाव। इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन का प्रभाव। देखो ऐसा है, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनकी विलेयता वैसे भी, यानी उनका आयनन कम होता है। पहली बात, चूंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं, आपने पहले पढ़ा होगा, 9th या 10th में ही पढ़ लिया होगा कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनका आयनन बहुत कम होता है, यानी वो बहुत कम आयनित होते, बहुत कम मात्रा में उनके अणु धनायनों तथा ऋणायनों में टूटते हैं। बस बात वही आ जाती है, अगर उन दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ में समान आयन से बना हुआ कोई लवण घोल दे, जैसे हमारे पास है CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये CH3COO और प्लस जो है H+ में टूट जाएगा। लेकिन कब, कितना टूटेगा, बहुत थोड़ी सी, मान लो इसके 100 अणु हमने लिए, 100 मॉलिक्यूल्स, तो जो है 10 टूटे, -10 कर दिया, तो इसका मतलब है टोटल 90 अभी शेष बचा है। और यहाँ पे 10 आयन ये बनेंगे और 10 आयन ये भी बनेंगे, चूंकि 1-2 में टूट जाता है, डबल हो जाते हैं, है 10 ही एसीटेट आयन और H+ में टूट गया। अगर इसमें ऐसा कोई लवण ले लें जो समान आयन रखता हो, जैसे सोडियम एसीटेट CH3COONA, और इसको हम पानी में घोल दें, बच्चों ये लवण है, और जो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार या जो लवण हैं जो वो आसानी से नहीं लगभग घुल जाते हैं, तो ये घुल जाएगा, लगभग घुल जाएगा, CH3COO- प्लस Na+, लगभग क्या 100% आयोनाइज्ड हो जाएंगे। लेकिन इसमें देखो ये समान आयन हो गए, और समान आयन एसीटेट आयनों की मात्रा, यानी इनकी इतनी सांद्रता बढ़ जाएगी कि ये पुनः H+ से संयोग करके और रिएक्शन बैक दे देते हैं। मान लो 5 H और 5 एसीटेट वापस आ गए, तो 5 तो इसमें प्लस हो गए ना, तो ये हो जाएंगे फिर से 95, यानी कि इनकी विलेयता, यानी लवण की उपस्थिति में, यानी समान आयन की, सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्य की विलेयता घट जाती है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं सम आयन की उपस्थिति के कारण दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों की विलेयता घटती है। बस यही लाइन लिखना है, ये उदाहरण आपको लिखना है, और एक लाइन लिख देनी है कि सम आयन की उपस्थिति में किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की विलेयता घट जाती है, कम पड़ जाती है। और ठीक है, इतनी बात आपको इसमें यानी विलेयता हो गई। अब आपको पढ़ना है विलयन की सांद्रता। पहले, सबसे पहले विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, और विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की क्या क्या विधियां हैं, हम आज उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। और अभी आपके पास वक्त है, अगर चाहोगे तो आराम से पढ़ लोगे। इसका एक न्यूमेरिकल 100%, वैसे आते हैं 2, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ एक न्यूमेरिकल जो नहीं 2 कर पाओगे, एक तो आप कर ही ले जाओगे, कितने गड़बड़ बच्चे हो। और अगर थोड़ा भी होशियार हो तो मेरा वादा है कि आप दोनों के दोनों क्वेश्चन आप करने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, समझदारी की बात, आसानी से आपको समझना है। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ सब।
सबसे पहले विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। मैं तो इसे ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ, बच्चों से पूछता रहता हूँ। बच्चे छोटी छोटी बातें समझने का कोई प्रयास नहीं करते, उनके मन में रहता है अरे हम पढ़ लेंगे, अरे क्या जो, अरे नहीं ये छोटी सी बात है, नहीं समझ पाते हो। ठीक, तो समझने का प्रयास करो। विलयन के यूनिट आयतन यानी एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या हम कहेंगे? विलयन के एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसको अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहें तो आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is called concentration of the solution, concentration of the solution यानी विलयन की सांद्रता कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में किसी विलेय पदार्थ की जो भी मात्रा उसमें उपस्थित रहती है उसे हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, ये जो सांद्रता पढ़ रहे, यही सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां हैं वो भौतिक यूनिट में और रासायनिक यूनिट में अलग अलग कितने प्रकार की हैं, अब हम उसका स्टडी करेंगे। हटा देते हैं इसको, आप नोट कर लीजिएगा, डिफिनीशन याद रहे बच्चों। ये बहुत बेसिक बात है, छोटी छोटी बातें हैं, ये सब बातें आपको आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इन पे नज़र डालिए, इनको पढ़िए, समझिए कि ये छोटी सी बात हम नहीं जानते हैं तो आगे की बड़ी बड़ी बातें हम कैसे पढ़ेंगे। हटा देते हैं इसको, हटा। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन कौन सी विधियां हैं, वो मेथड क्या क्या हैं, उनके बारे में जानना है। फिजिकल यूनिट और केमिकल, भौतिक यूनिटों में और रासायनिक यूनिटों में। पहले खाका बना लो, भौतिक यूनिटों में और रासायनिक यूनिटों में। ठीक है, तो देखो ये कौन कौन सी। पहली है भार प्रतिशतता, बहुत अच्छे से समझना है। पहली है भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, इसको कहते हैं वेट परसेंटेज। क्या नाम लेते हैं? वेट परसेंटेज। ठीक, शॉर्टकट में इसको हम लोग लिखते हैं W/W, वेट बाई वेट। ठीक, दूसरा है
आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, इसको कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, इसको V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, इसको कहते हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज, इसको कहते हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ये उसको शॉर्टकट में लिखते हैं W/V, ये ठीक है। और चौथा इसमें होता है, इसको कहते हैं ppm में सांद्रता, ठीक, ppm में सांद्रता। फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन इन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये होता है, ये शॉर्टकट में। अच्छा, ये चार होते हैं, आप चारों देख रहे होंगे बड़े आराम से इनको, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता और ppm में सांद्रता। अब रासायनिक में देखिएगा, पहले नंबर में होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, चाहे प्रति हिंदी में लिख दो और चाहे निशान बना दो, प्रति लीटर में सांद्रता। नंबर दूसरा होता नार्मलता। बच्चों ये सब पूछे गए हैं पेपर में कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किसे कहते हैं, नार्मलता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोल प्रवाह किसे कहते हैं, सब पूछा गया है। नंबर 3 मोलरता, नंबर 4 मोललता, नंबर 5 मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। अब इनको अंग्रेजी में भी जानिएगा, जैसे इधर इसको लिखा जाता है ग्राम पर लीटर, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसको कहते हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। मोलरता को कहते हैं मोलैलिटी, मोलरता मोलैरिटी, मोलैरिटी। और इसी तरह मोललता को कहते हैं मोलैलिटी, और इसी तरह मोल प्रभाज को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, स्मॉल लगा दो, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं और इनसे एक भी न्यूमेरिकल आना है, और इनसे आपसे टॉपिक भी कभी कभी पूछते हैं। निम्न में टिप्पणी लिखे, निम्न पर टिप्पणी, जैसे नार्मलता, मोलरता, मोलर, इनके तो सवाल, मोल प्रभाज का सवाल आना है, इनमें आएगा, 100% आता है और पूछा भी जाता, बहुत पूछा जाता है। अगर ये सब आपका तैयार है तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ, काफ़ी कुछ नंबर आप हासिल कर ले जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारा कुछ है आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक मैं पढ़ा देता हूँ। नोट हो गया, आगे बढ़ें। ये देखो चारों मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय कम होने की वजह से। भौतिक यूनिटों में सांद्रताएं, काहे में? भौतिक यूनिटों में। इसमें मैंने कितनी बताई हैं? 4। नंबर 1 क्या होता है? भार प्रतिशतता। वेट परसेंटेज, W/W। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों की मात्रा को विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्रामों की मात्रा को
विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर? सूत्र छोटा सा, इतनी परिभाषा तो आपको याद ही हो सकती है। तो लिखेंगे भार प्रतिशतता बराबर सूत्र लिखेंगे भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में, काहे में? ग्राम में, जीएम में, बटे विलयन का भार काहे में? ग्राम में, गुणे 100, प्रतिशतता है ना तो 100 हो जाएगा। दूसरा आयतन प्रतिशतता, सब आपको आता है, आप सब पढ़े हैं, बस केवल मेमोरी में फीडिंग नहीं आपके। क्या लिखेंगे? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन, ml में आयतन लिख देना, विलेय का ml में आयतन, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर? तो सूत्र इसका बना लेना, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या लिखेंगे? विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन काहे में? ml में इंटू 100। क्लियर? दो चीज़ें हो गई आपकी। तीसरी भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, और तीसरा भार आयतन प्रतिशतता। दोनों नोट कर लीजिए, मैं तीसरा शुरू करूं। नोट हो गया होगा, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। यहाँ केवल परिभाषा थोड़ी सी बदलना है। थर्ड नंबर क्या है? भार आयतन प्रतिशतता। ठीक, दोनों हैं। तो लिखेंगे 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का भार ग्राम में, विलेय के ग्रामों की संख्या, कुछ भी कह सकते हो। विलेय का भार ग्राम में, यानी विलेय का भार कितने ग्राम, यानी ग्रामों की संख्या या ग्राम में, एक ही बात। विलेय का भार ग्राम में, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है। अब यहाँ सूत्र बना दो, भार आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ठीक है बच्चों? और इसी तरह से अब चौथा हमारे पास है, क्या है चौथा? ppm में सांद्रता। इसे पहले नोट कर लीजिए, जो अभी मैंने बताया है इसको नोट कर लीजिए, तो मैं अगला बता दूं, क्योंकि वो 3 पार्ट में अलग अलग बताना है मुझे। नोट हो गया होगा? आगे बढ़ें, इसको भी हटा दें। भौतिक यूनिट में ही पढ़ रहा हूँ अभी। चौथा नंबर है, क्या है? ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन।
विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, या विलय के मिलीलीटरों की संख्या, या विलय के मोलों की संख्या को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। एक साथ 3 परिभाषाओं को मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है। विलयन के 1 मिलियन विलयन के 1 मिलियन यानी 10 की घात 6, इसको क्या कहते हैं? 10 की घात 6 कहते हैं, यानी 10 लाख या 10 की घात 6। ये 10 लाख या 10 की घात 6, चाहे 10 की घात 6 चाहे ग्राम हो, 10 की घात 6 चाहे ml हो, चाहे 10 की घात 6 मोल हो, चाहे तीनों। यानी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, यानी वह विलय का भार ग्राम में, या विलय के मिलीलीटरों की संख्या, नहीं विलयन का आयतन ml, विलय का आयतन ml में, मिलीलीटरों की संख्या, या विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? ppm, विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। ठीक, क्लियर? तो 3 सूत्र बने हैं। देखो, विलय के ग्रामों की संख्या, मिलीलीटरों की संख्या, मोलों की संख्या, तीनों को अलग अलग बना देंगे। तो पहला सूत्र बना रहा हूं, ppm में सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 की घात 6। ठीक। दूसरा सूत्र, ppm में सांद्रता बराबर विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 10 की घात 6। तीसरा सूत्र भी बनेगा, ppm में सांद्रता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या गुणे 10 की घात 6। ये पहला फार्मूला बना, ये दूसरा फार्मूला बना, ये तीसरा फार्मूला बना। 3 फार्मूले। बच्चों मैं आपको बताता चलूं, सामान्यतः जो ये ज़्यादा मोल वाले सवाल जो है, ये ml वाले सवाल जो हैं, इस 3 तरह के जो भिन्न भिन्न अलग अलग हैं, इनमें से जो मोल वाले सवाल हैं ये ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे गए हैं। बाकी ये ml में और ग्राम में यहाँ अपने यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन मोल भी पूछ लिया जाए तो कोई गलत नहीं है, सरल है, इसमें कुछ कठिन काम नहीं है, बहुत सरलता। इस तरह से ये 4 सांद्रताएं हमने आपको बता दी। अब आपको पढ़ना है रासायनिक यूनिटों में, ठीक है। तो रासायनिक यूनिट में मैंने 5 बताई हैं, उनको भी आप जल्दी से रिवाइज कर लें और जो है चूँकि प्रिपरेशन कर लीजिए, समय बहुत कम है, कम समय में अधिक आपको नॉलेज रखना है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं
या तैयारी में ढील ढलाई कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, मैं आपको बता दूं, जिंदगी हो या गाड़ी, क्या है, जिंदगी हो या गाड़ी, जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो गियर बदलेगा। ध्यान रखना मेरी बात को, जिंदगी हो गाड़ी यानी जिंदगी हो, जीवन हो अपना, चाहे वो मोटरसाइकिल, बाइक या कार हो, जीतेगा वही जो गियर बदलेगा, और जो गियर बदलेगा नहीं उसका जीवन नहीं आगे बढ़ेगा। वो बंद गाड़ी की भांति एक स्पीड में नॉर्मल चल रहा। गियर बदलिए और गियर बढ़ाइए और आगे बढ़िए, देर मत करिए, ठीक है। तो जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो गियर बदलेगा। क्या करेगा? जो गियर बदलेगा। चलिए रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। पहला, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है, कैसे आप जानोगे? ग्राम जैसा लिखा ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख दो। क्या लिखोगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या को विलयन की, तो ठीक कॉमा लगा देना, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं, ठीक है। और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का सूत्र हो जाएगा बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये सूत्र इसका होगा। इस फार्मूले से आपका सवाल लगेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब दूसरा, नॉर्मलता क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बच्चों बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि नॉर्मलता बताइए, मोलरता बताइए, मोललता बताइए, सब बहुत बार पूछा गया है और ये आपको बताना भी पड़ेगा भाई। अगर उसमें है, हमारे सिलेबस में है तो बताना है। तो कैसे बताओगे, ज़रा ध्यान दीजिए हमारी तरफ। बस मैं ऐसे बोलता जा रहा हूँ, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं अगला भी बोल दूँ, चूँकि अभी इंक भर रहा हूँ इसमें मार्कर में, तो मैं इसी समय आपको बता दूँ मोलरता क्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोललता क्या है, मैं इसकी भी परिभाषा बोल दूँ। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। बच्चों मोल प्रभाज क्या है, मैं वो भी बोल दूँ कि विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज 2 प्रकार का होता है, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। चलिए अच्छा, फिर वापस आ जाइए नॉर्मलता पे।
मैंने अभी नॉर्मलता मैंने बताई है, नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो मैं वहीं से बिगाड़ के ऊपर से लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। नंबर 2, नॉर्मलता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मेलिटी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के क्या करना, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम, मैं यही लिख दे रहा हूँ, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब सूत्र बना लो इसका, यानी नॉर्मलता बराबर, और यहाँ से लिखो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन काहे में, लीटर में। ठीक है। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या है, तुमको खटक रहा होगा ग्राम तुल्यांक क्या चीज़ है। तो ग्राम तुल्यांक का मतलब पहले तुल्यांक की भार आप जानते होंगे। ठीक, अगर किसी पदार्थ का कितने तुल्यांक है, नहीं वो उसके कितने तुल्यांक की भार है, तो तुल्यांक की भार जैसे मान लो 1 लीटर है, 1 डिब्बा भर दूध आगे भर के, या डिब्बा भर कोई दूध ले आवा बेचे, तो यह पूछा जा रहा आपसे कि कह रहे में कै लीटर दूध है, तो 1 लीटर हो, नपना से नप लाभ जाओ 20 बार 25 बार 30 बार, तो कह देते हो ना कि इसमें 20 लीटर, बस वही ग्राम तुल्यांक। किसी अम्ल का या किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकाल लो, जितना तुल्यांकी भार आवे उससे उसके भार को क्या करो, भाग दे दो, बस तुम्हारे ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल आएगी। तो अब बात समस्या फंस रही हो कि हम तुल्यांकी भारें नहीं जानते, तुल्यांकी भार की परिभाषा नहीं जानते। तो जब तुल्यांकी भार की परिभाषा नहीं जानते हो, तुल्यांकी भार नहीं जानते हो, तो फिर कैसे निकाल पाओगे। तो तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार एक संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग, या क्लोरीन के 35.5 भाग, या सिल्वर के 108 भाग से संयोग करे, या इतनी भाग को विस्थापित कर दे, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। तुल्यांकी भार एक संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग, या क्लोरीन के 35.5 भाग, या सिल्वर के 108 भाग से संयोग करे, या इतने ही भाग को विस्थापित करे, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार कहलाता है। ठीक है। तो तुल्यांकी भार अब निकालेंगे कैसे, सामान्य तरीके से। अगर किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना, मैं 2-3 मेथड बता दे रहा हूं। तत्व का परमाणु भार बटे संयोजकता, ये ठीक पहली बात, इससे निकाल लेना तुल्यांकी भार। दूसरा, अगर अम्ल का निकाल, अम्ल क्षार आएगा बच्चों में बता दे रहा हूँ, या अम्ल का या क्षार का देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे उस अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। इसी तरह से क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार
बटे क्षार की अम्लता। ठीक है, ये सब चीज़ें ये इसी से निकाल लेना बच्चों, आसान हो जाएगा। मैंने यहीं पे सूत्र आपको बता दिया। वैसे तत्व का यूज में नहीं आएगा तुम्हारे, यही दो आएंगे यूज में, और इसी में फार्मूला मैं बना रहा हूँ। हटा दो उसको। चलिए अब देखिए यहाँ सूत्र आगे क्या बनेगा। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या का मतलब है विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार। मैंने अभी कहा था जितना भी भार दिया जाए विलेय का भार, ध्यान रखना, ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, काहे में, लीटर में। ठीक, यह सूत्र बन गया। अब देखो एक चीज़ तो यहाँ हमको फार्मूला मिल गया, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता मिल गया। तो एक सूत्र ये भी बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? नॉर्मलता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। तो हम कह सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। एक ये भी सूत्र बन गया। यानी हम कह सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। किसका? विलेय का तुल्यांकी भार। एक सूत्र मुझे ये मिल गया। बाकी आपके पास एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है। इसी को मैंने घुमा दिया तो ये एक नया सूत्र हमको एक और मिल गया। ठीक, अब ये इतने हो गए हमारे पास। ये नॉर्मलता में इतने लिखना पर्याप्त बहुत। यहाँ से तमाम तरह के सवाल आपके लग जाएंगे, तमाम तरह से आपको सलूशन इसका यानी तमाम चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसको नोट कर लीजिए। तो मैं मोलरता की तरफ चलूँ ज़रा सा। नोट हो गया होगा तो मैं यहाँ से चेंज कर दूँ ज़रा सा। यही से कुछ चीज़ें मैं बदल के आपको समझा देता हूँ। क्या हमको पढ़ना है? मोलरता, यानी इसको कहते हैं मोलैरिटी। ठीक, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। क्या लिखना है? विलेय के मोलों की संख्या को विलेयन की मोलरता कहते हैं। देखो मैंने तो भाई इसी में बदल लिया, परिभाषा हो गई। अब आप नहीं कर सकते हैं तो मोलों की संख्या विलेय के जहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या वहाँ मोलों की संख्या कर लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, परिभाषा हो गई। 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेयन की मोलरता कहते हैं। इसे याद कर लीजिएगा। सूत्र भी हो गया। अब सूत्र में संशोधन। विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। देखो बच्चों, जो मोल है, मोल एक संख्या है। तो मोल संख्या तो कहाँ से कैसे निकाले? कहीं ना कहीं निकाला होगा, कोई ना कोई इसका मतलब मापने के लिए व्यवस्था की गई होगी। तो पहली बार देखा गया कि 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या थी वो 6.023 × 10⁻23 थी और इसे एक मोल कहा गया है। और इसकी खोज एवोगैड्रो ने किया था, इसलिए इसे एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। कोई भी पदार्थ अपने अणुभार के बराबर है, कोई भी परमाणु अपने परमाणु भार के बराबर है, कोई भी आयन अपने आयन भार के बराबर है तो वह 1 मोल है। अगर वो अणु है
तो अणुभार के बराबर होगा तो 1 मोल होगा, अगर परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर होगा तो 1 मोल होगा, अगर आयन होगा तो आयन भार के बराबर होगा 1 मोल होगा, अगर परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या होगी 1 मोल में, अगर अणु है तो अणुओं की संख्या होगी, अगर आयन है तो आयनों की संख्या होगी। ठीक, तो वही सूत्र है। तो यहाँ लगा देते हैं क्या, पदार्थ का विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। यहाँ क्या सूत्र लग जाएगा, अणुभार, सारा सूत्र वही रहेगा। देखो यहाँ से सब कुछ, तो यहाँ जो तुल्यांकी भार है यहाँ हो जाएगा केवल अणुभार। देखो सारा सूत्र बनता चला जा रहा। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मोलरता और लिखा तो भी नॉर्मलता है, तो मोलरता लिख लो, सब में मोलरता बदल दो, सारे सूत्र सही हो जाएं। हमने मोलरता में सब कुछ बदल डाला है। तो यहाँ अब यह का है छोड़ दे, योग लिख डालो सब, यह सब मुहिया तक का मोलरता होगा। तो यही का मतलब जब ये सूत्र बदलब तो यहाँ खाली नॉर्मल तक जगह का आ जाई मोलरता, और यह मोलरता आ जाई और साथ में गुणा का है सो जाई अणुभार से, तो यहाँ अणुभार कह दियो या अणुभार से गुणा कह डारा, या सूत्र बन जाई। देखो 3 ठे सूत्र, 1 2 3 4 सूत्र ये हम बन गए, 4 उसमें भी बने थे, 4 इसमें भी बन गए। तो ये हो गई मोलरता। अब पढ़ना है मोललता और लास्ट में पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको, मोल प्रभाष। ठीक, 2 बच्चे हैं शेष, बाकी हमारा सिलेबस लगभग आज कंसंट्रेशन तक पहुंच गया। सेकंड लेक्चर में मैंने कहा था कि इसको कम से कम लेक्चर में लेंगे, प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी करा दें आप लोगों को। तो मोलरता के बाद अब हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ें। मोललता, इसको हटा रहे हैं, इसको पूरा हटा देते हैं, नए सिरे से पूरा भी बताते हैं। आप लोग उब रहे होंगे, सोच रहे होंगे बड़ा लंबा खींच रहे हैं सर। अरे लंबा क्या, बच्चा कोर्स इतना ज़्यादा है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, समझना है। तो मोललता क्या पढ़ना है, मोललता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोलैलिटी। क्या नाम लेते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में 1 kg, इसको अंग्रेजी में याद कर लेना, 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। यह परिभाषा आपको याद कर लेनी है, सूत्र लिख दो बस हो गया। मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर से मोललता बराबर, मोलक संख्या का सूत्र लगा दो, विलेय का भार ग्राम में बटे क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार। गुणे विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। ठीक, ये सूत्र आपका हो जाएगा, ये फार्मूला ये आपको पढ़ लेना है। क्लियर, नोट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सब पढ़ लिए। और लास्ट में एक बचा हुआ हमारे पास है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मोल प्रभाष। उसका एक सवाल आएगा, न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आपको पढ़ाएंगे,
लास्ट लेक्चरों में जब न्यूमेरिकल चलेंगे तो आपका सवाल उसी में लगे। हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छा, मोल प्रभाज, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अभी मैंने परिभाषा बताई थी, विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। आप क्या लिखेंगे? विलयन के किसी एक घटक, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर? ये रिवीजन है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसमें कि बहुत सर जी बहुत जल्दी चल रहे हैं। बच्चा क्या करें, मजबूरी है, समय कम है और कम समय के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक, मोल प्रभाज दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन? विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। दूसरा विलायक का मोल प्रभाज। परिभाषा बोल दूंगा, सूत्र लिख दूंगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है? और एक बात जान लेना, इसे जाई द्वारा, इसे हम जाई ऐसी एक्स की तरह से प्रदर्शित करते हैं। जाई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखें। और जाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार का है। पहला सूत्र है कि बिगाड़ किसी में लिखे दे रहा हूँ, विलेय का मोल प्रभाज। और अगर ये बात तुमको पता हो, यदि विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से और विलायक के मोलों की संख्या को, विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करें, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, जाई विलेय बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक सूत्र ये होगा। और अगर जाई विलायक है ये होगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये सूत्र ही होगा। दो सूत्र होंगे, दो फार्मूले। बच्चों इसी के साथ आज की क्लास ब्रेक कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास कल आपको मिलेगी और लगातार हमारे साथ बने रहें। और आप लोग अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों से कहें कि सर जी इसमें पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सा पैसा लगता है, सिर्फ आपको हम यूँ घर बैठे मिल जाते हैं, अपनी बात आपसे कह देते हैं, आप हमारी बात समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपका लाभ है और आपके दोस्तों का लाभ है। अगर ये लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें ऐश्वर्या केमिस्ट्री पॉइंट पर और हम सेवाएं आपको देते रहेंगे। ऐसे हमारे साथ पढ़ते रहें। बच्चों ऐसा है कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है, प्रतिदिन मतलब दिन दिन करते चले जा रहे हैं। समय इतना कम होता जा रहा है कि अभी आपको लग रहा है
अभी देखो दीपावली हो गई, अब देखो अभी गंगा स्नान हो जाएगा, इसके बाद बचा क्या, फिर दिसंबर का महीना आ जाएगा, दिसंबर में ठंडी प्रारंभ हो जाएगी, फिर आलस और आ जाएगा, फिर रजैया में घुसे घुसे पढ़ाई होगी नहीं, फिर बस रजैया दिखाई देगी। फिर जनवरी का महीना आ जाएगा, खिचड़ी खा लेंगे, फिर प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल के बाद पेपर की डेट आ जाएगी, हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होगा, जो आता है वो भी चला जाएगा। इसलिए अभी से मन लगा लो, जो याद कर ले जाओगे, जो पढ़ ले जाओगे वो आपके साथ होगा, नहीं तो आप परेशान बहुत हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।